Yes, Okay, so uh, सर एक बार देख लेना, पिछली बार आपने मेरे को बोला था टू सेंड आर्टिकल 118A का वो टेक्स्ट जो था, मैंने वो अभी यहाँ पर चैट पे भेज दिया. okay, I'm just checking. ये कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये पर्टिकुलर एक्ट का है. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, आई गेस ये पर्टिकुलर एक्ट का है एंड आईपीसी है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ये टेक्स्ट है, आई गेस. सर आईटी एक्ट, हाँ सर आईटी एक्ट के अंदर आएगा या आईपीसी के? आईटी एक्ट का, ये इट्स नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो इससे रिलेटेड क्या पूछना था, आप बताइए. सर पिछली क्लास में वो कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि केरला में ये पास होने की बात हुई थी एंड देन इट वाज रिवोक्ड आफ्टर द प्रोटेस्ट दैट इट मेट. ओके, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, उसमें हम एक बार देखेंगे. सिर्फ ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, बट इससे रिलेटेड हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट था, ये क्यों लोग इसको अपोज कर रहे हैं. अपोज करने का रीजन क्या था? क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है? वायलेट कर रहा है तो किस पर्टिकुलर आर्टिकल को वायलेट कर रहा है, और या ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है? ये सिर्फ हमें याद रखना है, ठीक है. एनी लॉ, किसी भी लॉ को पास करने की पावर सेंटर में पार्लियामेंट के पास है और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है. बट अगर वो लॉ वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, सो दैट लॉ मे बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. So, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये लीगली कहाँ पे चैलेंज हो रहा है. ये कॉन्स्टिट्यूशन को तो चैलेंज नहीं कर रहा है, इतना सिर्फ हमें याद रखना है. बाकी जो टेक्स्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में नहीं जाना है, मेजर स्टोरी को समझना है. ओके, so we will cover that particular act or that particular provision in current affairs. अभी मैंने अपडेट नहीं किया, एक्चुअली मेरी दिवाली के वजह से तबीयत ठीक नहीं है, so थोड़ा मैं भी करंट अफेयर से अपडेट नहीं चल रहा हूँ पिछले 10-15 दिन से. so उसको हम देखते हैं. ओके ओके सर. ठीक है. सो इन लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 19, and article 19 provides certain freedom to citizen of India. ये सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ये मुझे अभी आपको बताना भी है. फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स सभी को मिलते हैं, ऑल पर्सन को मिलते हैं, वेदर अ सिटीजन और अ नॉन सिटीजन. बट कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं, सम फंडामेंटल राइट्स आर देयर जो सिर्फ आपके सिटीजन को ही मिलते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलते हैं. कॉमन सेंस है, जस्ट फंडामेंटल हम खत्म करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन से फंडामेंटल राइट्स है विच आर एंजॉयड बाय द सिटीजंस ओनली. हर कंट्री का अपने हिसाब से होता है, तो हमारे में ये जो आर्टिकल 19 है, ये सिटीजंस को ही मिलता है. सो इसमें अभी देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कल हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं. इसके बाद है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली. आप असेंबल कर सकते हो पीसफुली. इट इज मेनली रिलेटेड टू प्रोटेस्ट. आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट देयर आर टू कंडीशन, एंड these conditions are your protest must be peaceful होना चाहिए and without arms. वेपन यूज ना करें आप, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि लेट्स से दिल्ली सीपी में ही कुछ लोग परमिशन लेते हैं, 5000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब लोग वेपन लेके आ गए, एंड इन एनी पर्टिकुलर मूवमेंट दे डिसाइड कि चलो अब वायलेंट हो जाते हैं, तो स्टेट तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा. सो देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट
they should not carry without arms. Now, what is arms? It is not described in constitution, but किसी दूसरे लॉ ने इसको डिफाइन किया होगा. ऐसा नहीं है कोई नॉर्मल वेपन भी आर्म्स की कैटेगरी में आ सकता है, तो ये इतना रिलेवेंट भी नहीं है, बट याद रखना है आपको. देन आर्टिकल 19C, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस. तो यहाँ पे आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, यूनियन फॉर्म कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन होती है, कई बार आपने देखा होगा ऑटो रिक्शा यूनियन होती है, तो आप यूनियंस बना सकते हो. लेबर यूनियन होती है, आप बना सकते हो. अब ये एसोसिएशंस और यूनियंस बनाना बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो सही रहता है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में. बट इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो हायर एंड फायर स्ट्रेटेजी काम करती है. और जहां पे हायर एंड फायर स्ट्रेटेजी काम करती है, अगर आपने लेबर यूनियंस हैं, लेबर यूनियंस का होना ही हायर और फायर स्ट्रेटेजी को काम नहीं करने देता है. तो ये जो फीचर है यूनियंस बनाना, ये कहीं ना कहीं यू कैन से कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर में उनकी इफिशियंसी इतनी क्यों होती है, वो सबसे इफिशिएंट व्यक्ति को रखते हैं. जिस दिन आप इफिशिएंट नहीं आपको फायर कर देंगे. बट जहां पे आपने लेबर यूनियंस बना दी, तो अगर आपने किसी भी एक लेबर के व्यक्ति को रिमूव किया, दे विल प्रोटेस्ट. तो ये एक जस्ट डायमेंशन है, आपको याद रखना है. इसलिए देखिए, ये बोला जाता है कि इंडिया में इतनी इफिशियंसी क्यों नहीं है. जब भी हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो इंडिया की इफिशियंसी इतनी अच्छी नहीं है. और उसमें एक मेन कारण ये भी है कि हमारे यहाँ के जो लेबर लॉज हैं वो इतने मतलब प्रो बिजनेस नहीं है. अब प्रो बिजनेस क्यों नहीं है? क्योंकि ये थोड़ा सा अभी यू कैन से लेबर यूनियंस को सपोर्ट करते हैं, हायर एंड फायर करने को डिफिकल्ट बना देते हैं. सो लेबर लॉ में अब देखिए रिफॉर्म किया जा रहा है, थोड़ा सा है. तो अब यू कैन अंडरस्टैंड कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप लोगों से उनको कोई प्रिविलेज मिली हुई है वो छीन रहे हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट ऑन दी अदर साइड आपको फिर एफिशिएंसी भी देखनी है. ये किसी को समझ में ना आया हो तो आई विल एक्सप्लेन फर्दर. बताइए, ये थोड़ा अगर डिफिकल्ट लग रहा हो. लेबर लॉज समझ में आ रहा है? वाई लेबर लॉज और इफिशिएंसी में कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? यस सर. ठीक है ना. चलो, मैं थोड़ा सा इन सारी चीजों में इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिटेल में जाने से बचता हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. बट ये थोड़ा सा है आपके काम का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अ केस बिटवीन चाइना वर्सेस इंडिया. तो अभी मेनली अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, मोदी गवर्नमेंट इतनी सारी कोशिश कर रही है, जो मतलब दिख रहा है एटलीस्ट इकोनॉमिक टर्म्स में, वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही है जो पुरानी सरकारों ने नहीं किया था. रिफॉर्म करने की कोशिश करके स्टिल हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव नहीं हो रही है. उसके पीछे दो मेन कारण है. नंबर वन, लैंड. इंडिया में लैंड परचेज करना बड़ा डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव है. कंपैरिजन टू चाइना एक्सपेंसिव है, प्लस लैंड का अगर आप ट्रांसफर करते हो वो भी बड़ा डिफिकल्ट है. लैंड को रजिस्टर्ड कराना एक्सपेंसिव है. मैंने शायद बताया था आपको, अगर इंडिया में आप लैंड को रजिस्टर्ड करा रहे हो ऑलमोस्ट 5% कॉस्ट आती है. अगर आप सिंगापुर में देखें ये कॉस्ट 1% है. कैन यू इमेजिन, अगर एक बड़ी कंपनी 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके आती है तो उसको 5% यानी कि 50 CR से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में ही लगाना है. अगर वो सिंगापुर जा रही है तो ये अमाउंट आपका घट के सिर्फ 10 CR रह जाएगा. तो वहां पे बिजनेस करना इजी है, इंडिया में अभी नहीं है. और भी बहुत सारी दिक्कत है. दूसरा है आपका लेबर. हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर किसी कंपनी ने लेबर को हायर किया
तो फिर लेबर को आप रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे लोगों ने क्या काम किया, वो परमानेंटली कंपनियां हैं, आपने आपने सुना है कुछ लोगों ने कि परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, सुना है कभी? यस सर। तो इंडिया में इस कल्चर के आने के पीछे लेबर लॉज ही है। उसका कारण यह है कि एक फैक्ट्री है, कहाँ पे मानो चलो ये एक फैक्ट्री है, अगर इसको एम्प्लॉय रखने हैं, अगर इसने परमानेंट एम्प्लॉयज रखे तो फिर उसके ऊपर बहुत सारी मैंडेटरी बाउंडेशंस आ जाएंगी। तो वो कंपनी क्या करती है, ये मिस्टर एक्स कंपनी है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर्स को रख लेती है। यहाँ पे एक मिडिल मैन आ जाता है मिस्टर वाई, और ये जो लेबर वाले हैं ये मिस्टर वाई से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और मिस्टर वाई कॉन्ट्रैक्ट करता है उस पर्टिकुलर कंपनी से। तो वो कंपनी उनको कभी भी फायर कर देती है, वो बोलती है कि ये तो मेरे परमानेंट एम्प्लॉइज ही नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इनका बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये जो लेबर वाले लोग। तो इवन कहने की बात ये है कि हमारे देश में लेबर लॉज प्रो बिजनेस नहीं है, तो उसमें लेबर मार्केट में रिफॉर्म की जरूरत है, और मेन उसमें ये हायर फायर को आप इजी बनाओ, तो वो कोशिश की जा रही है। बट डेमोक्रेसी में करना डिफिकल्ट है, लोगों को बहुत ही ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट प्रो बिजनेस है, लोगों के बारे में सोच ही नहीं रही है। और डेमोक्रेसी में वोट मैटर करती है, नंबर मैटर करता है, और किसी भी देश में नंबर ऑफ बिजनेस पर्सनल तो कम ही होते हैं, लेबर ही होती है, लेबर क्लास। यूरोप का तो पूरा स्ट्रगल ही फिर अगर आप रशिया में देखते हैं, जो मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन आया था, कार्ल मार्क्स की अगर आप बात सुनेंगे, वो तो रिवॉल्यूशन ही कैपिटलिस्ट वर्सेस लेबर क्लास के बीच में था। तो बड़ा ही है। अभी आप देखिए एग्रीकल्चर आपने रिफॉर्म किया है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया है। आज ही जो लोग दिल्ली में थोड़ा न्यूज व्यूज देख रहे होंगे, 26 नवंबर को प्रोटेस्ट था फार्म्स बिल के अगेंस्ट, तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अगेन फार्मर्स के क्योंकि इस फार्म लॉ में इन्होंने क्या किया था, कैपिटलिस्ट लोगों को पावर दे दी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कभी भी कैपिटलिस्ट को सपोर्ट नहीं करेगी। ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट ही था जो 80s में कार्ल मार्क्स लेके आया था, वो कभी कैपिटलिस्ट को सपोर्ट ही नहीं करेगा। चलो ठीक है, इसमें इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। आइए, सो नेक्स्ट, फ्रीली मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हो, फ्रीली मूवमेंट है, आप सेटल भी हो सकते हो, रिजाइड भी कर सकते हो, एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। इंडिया में आप कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, सब्जेक्टेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। अगर आपको एडवोकेट बनना है, LLB कर लीजिए, डॉक्टर बनना है, MBBS या बाकी कोई डिग्री आप ले लीजिए। तो एजुकेशनल मैंडेटरी है, बट चॉइस इज योर्स, गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर। एक ये 2016 में ये केस गया था, एक व्यक्ति ने पहले इंजीनियरिंग की, IIT का एग्जाम पास किया, उसके बाद फिर उसने IIM से MBA किया, एंड फाइनली उसने UPSC IAS का एग्जाम निकाला। तो बाद में एक व्यक्ति ने इसके अगेंस्ट कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर दी कि ऐसे लोग हैं, इन्होंने पहले इंजीनियरिंग किया, फिर IAS की, और बाद में फिर IAS भी छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को फर्दर गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूशन में सपोर्ट ना दे, या कहीं और गवर्नमेंट सब्सिडाइज इनको एजुकेशन ना दे, तो फिर हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 इनको गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो इसमें हम बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अगेन ये सारे आर्टिकल 19 आपको सर्टेन राइट्स देता है, वेरी सिग्निफिकेंट राइट है आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। ओके, आई होप क्लियर होगा। देखिए, आपको ये जितना यहाँ पे मेंशन है ना, उतना ही पता होना चाहिए, बाकी कहानी जो भी मैं बता रहा हूँ वो तो ध्यान रखना है आपको, पर मेमोराइज उतना ही करना है जितना यहाँ पे मेंशन है। ओके, आर्टिकल 19 अब आता है, दिस इज आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आपसे बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आ जाइए, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। सर सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया पूछने में, बट लाइक
right to any occupation, उसमें why is sex work illegal then? सॉरी, व्हाई इट इज Practice any, इलीगल? yeah, इसमें इसमें आपको दो तीन बातें याद रखनी होंगी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि एक साइड तो है, बट हमें बहुत सारा आपको देश का सोसाइटल एस्पेक्ट भी देखना है कि देश की सोसाइटी कैसी है, क्या है, आप क्या परमिट कर सकते हैं, और इसमें फिर आपको ये भी देखना है कि उन लोगों का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो रहा हो, और प्लस आपको ये भी देखना है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि वो परमिटेड नहीं है, परमिटेड है, बट सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया में वो परमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपने रेड लाइट एरिया के बारे में सुना होगा, तो रेड लाइट एरिया में तो परमिटेड है, आप कर सकते हो, तो ये है, बट इसमें लिमिटेशन है, ये 100% फ्री नहीं है, इसमें कुछ लिमिटेशंस है, बट इंडिया में भी सिलेक्टिवली इसको सिलेक्टिवली आपको फ्रीडम दी हुई है, बट अगेन कि थोड़ा सा अगर आप वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा, बट अगेन परमिशन तो है, फ्यूचर में मे बी गवर्नमेंट थोड़ी सी लिबरल हो जाए तो हो सकता है। ओके, ऐसा ब्लैंकेट बैन नहीं है, ये परमिटेड है। ओके, सो आर्टिकल 20 के बारे में भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। देखिए, अगर आपको अरेस्ट कर लिया, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, तो इस केस में प्रोटेक्शन सर्टेन अरेस्ट एंड डिटेंशन, अच्छा वो डिटेंशन है, ओके, हाँ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। देखिए कुछ नहीं है, अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, अगर आपको किसी कन्विक्ट, अगर आपको जेल में डाल दिया जाता है किसी ऑफेंस के लिए, तो आपके पास यहाँ पे 3 राइट है, बस इन 3 राइटों को याद रखना है। पहला राइट आपके पास है कि 24 आवर के अंदर में आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर ऑफिसर्स ने आपको अरेस्ट किया है तो ये आपको राइट मिला है कि 24 घंटे के अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। अब होगा क्या, पुलिस ने आपके अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जब आप जाओगे तो पुलिस को जो उन्होंने अरेस्ट किया है इसको बैक करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा थ्रू एविडेंस और विटनेसेस। तो यहाँ पे आपको फायदा मिला हुआ है। अगर आपका अरेस्ट आर्बिट्रेरी है तो 24 आवर के बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो मे बी आपको छोड़ दिया जाए। मजिस्ट्रेट एक जुडिशियल ऑफिसर है, तो ये आप सोचिए कि 24 घंटे के बाद आपको जुडिशरी के पास ले जाना पड़ेगा। तो वहां पे अगर आपका अरेस्ट आर्बिट्रेरी है तो जुडिशरी आपको बेल दे देगी। यानी कि पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसके पास जो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है वो 24 घंटे तक ही है। पुलिस हमेशा शायद अभी भी किसी लोग को अरेस्ट कर सकती है, बट अगर पुलिस के पास एविडेंस नहीं है तो एटमैक्स 24 घंटे तक वो अपहोल्ड कर पाएगी, उससे ज्यादा फिर वो हमें अपहोल्ड नहीं कर पाएगी, जुडिशरी बेल दे देगी। तो पहला तो इसमें राइट ये है। इसमें दूसरा राइट ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसको हम सेल्फ फोर्स नहीं कर सकते एविडेंस देने के लिए कि आपने जो क्राइम किया है उसको हम सेल्फ फोर्स कर रहे हैं। और तीसरा, हाँ, इसमें यह है कि वो ब्लड सैंपल तो दे सकता है, फिंगरप्रिंट वगैरह वो दे सकता है, बट उसको हम पीट पीट के कई बार ऐसा होता है ना कि उससे लिखवा लेते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। और तीसरा है कि उसको सेम ऑफेंस के लिए डबल पनिशमेंट नहीं मिल सकता। तो ये इसमें 3 राइट है। अगेन इतना आपको ये बेसिक से याद रखना है और इसकी डिटेल में नहीं जाना है। ओके, नेक्स्ट फिर आपका आता है 21, सबसे इंपॉर्टेंट है 19 के बाद 21, विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आज की डेट में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21।
ये राइट टू एजुकेशन भी इसी का पार्ट है, मैं बताता हूँ. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. नाउ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है राइट टू लाइफ, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि कंट्री आपको क्या डिलीवर करेगी? अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपके पास राइट है राइट टू लाइफ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि कंट्री आपको क्या देगी? हेलो, क्वेश्चन है. सब बेसिक एमिनिटीज जो सस्टेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, उसके अलावा opportunities to sustain also. ओके ओके, सी इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, इसमें है क्या. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को लेकर अगर कहीं पे चैलेंज हो, किसी को समझ में ना आ रहा हो इसका मतलब क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट की. सुप्रीम कोर्ट विल एक्सप्लेन कि इसका मतलब क्या है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट में आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन किया हुआ है इसका मतलब क्या है. तो इसमें दो मेन मुद्दे हैं. एक तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ एंड व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी. अब सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट हुई हैं. उन जजमेंट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत लिबरली इंटरप्रेट किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ. तो इन्होंने लाइफ के लिए बोला है कि लाइफ का मतलब एनिमल एग्जिस्टेंस की तरह नहीं है. एनिमल्स के पास भी लाइफ है, बट हम ह्यूमंस हैं, तो हम ह्यूमंस को जो लाइफ मिलनी चाहिए वो डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए. और उस डिग्निफाइड लाइफ के लिए हमको बहुत सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, हमको क्लीन वाटर मिलना चाहिए, हमको हेल्थ मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, और इसमें लीगल एड भी मिलनी चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए. ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 27 राइट बता दिए जो किसके अंडर में आते हैं, लाइफ के अंडर में आते हैं. बहुत लिबरल इन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दिया. इवन यहाँ पे एक राइट ये भी है, राइट ऑफ वुमेन्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी. इट इज ऑल्सो राइट अंडर राइट टू लाइफ. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत लिबरली इंटरप्रेट कर दिया. अगेन, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू गो अब्रॉड. तो राइट टू गो अब्रॉड वाला केस था, मेनका गांधी केस था, मेनका गांधी. तो मेनका गांधी आपको पता होगा. तो मेनका गांधी के बारे में आपने सुना है? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. सी, मेनका गांधी नाम तो सुना होगा ना आपने? Yes, sir. यस सर. हाँ, तो मेनका गांधी थी, गांधी फैमिली से ही थी. इंदिरा गांधी जी थी, उनकी बेटी की वाइफ थी. तो मेनका गांधी का क्या हुआ, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, पासपोर्ट सीज कर लिया, और इनको बाहर जाना था. तो अब पासपोर्ट सीज कर लिया है, तो किसी अपने व्यक्ति की फ्रीडम को कर्टेल कर दिया है. तो इनके एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में पिट डाली, रिट डाली कि इनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है. और उन्होंने जो रिट डाली वो आर्टिकल 21 के अंडर में डाली कि इनका राइट टू लाइफ आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है. क्योंकि राइट टू लाइफ का मतलब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहता है वो आता है, और वो व्यक्ति देश से बाहर जाना चाहता है, तो दैट शुड बी आल्सो इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्गुमेंट को लिया, और तब से ही फिर ये राइट टू गो अब्रॉड आपका 21 में आता है. सो एक चीज आपको याद रखना है, अगर आप कंट्री के अंदर में मूव करना चाहते हैं तो वो आएगा आर्टिकल 19 के अंडर में. आर्टिकल 19 ये रहा, मूव फ्रीली थ्रू आउट दी टेरिटरी. और अगर आपको देश के बाहर जाना है तो वो आएगा आर्टिकल 21 में. अब आप बोलोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा सर इमरजेंसी के केस में. जब भी इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है. लेकिन 21 सस्पेंड ऑटोमेटिकली नहीं होता है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है. बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है कि राइट टू गो अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट. किसके अंडर में आता है? 21 के अंडर में आता है. और कंट्री के जो अंदर की फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 के अंदर में आती है. इतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है. ओके, नाउ देन व्हाट इज पर्सनल लिबर्टी? अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 21 की जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी थी, लगभग सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये 25-26 राइट दे दिए कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट उसमें से बहुत सारे राइट हमें मिले नहीं है, बहुत सारे राइट हमें नहीं मिले हैं. ये मैं बताता हूं मैंने क्या बोला है अभी.
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया कि आर्टिकल 21 का जो मतलब था वो बहुत ब्रॉड है, बहुत सारी डायमेंशन उन्होंने कवर कर दी। आपका हेल्थ भी उसमें डाल दिया, एजुकेशन भी डाल दिया, और भी बहुत सारे थे। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 25-26 से सारी चीज इन्होंने डाल दी। क्लीन वाटर डाल दिया, क्लीन एयर इन्होंने डाल दिया, बहुत सारी चीजें डाल दी। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिर्फ इंटरप्रेट किया था कि लाइफ का मतलब ये है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कैसे? जब गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी या गवर्नमेंट इन सारे राइट्स को एनफोर्स कर दे। ये सारे राइट एनफोर्स नहीं थे। अब ये जितने भी राइट है इनमें से 2-3 राइट एनफोर्स हो गए हैं। पहला राइट एनफोर्स हो गया है आपका आर्टिकल 21A, ये आपका राइट टू एजुकेशन। तो ये राइट टू एजुकेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके इन्होंने इसको एनफोर्स कर दिया था बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86th भी टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था 2002 में, तब हमारे देश के सभी बच्चों को एक राइट मिला, वो था राइट टू एजुकेशन। जो भी बच्चे 6 to 14 की एज में है उन सबका ये फंडामेंटल राइट है कि उन्हें एजुकेशन मिलेगी। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन। 86 अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, बोले के आए थे 6 to 14 की एज में आपको राइट मिलेगा सभी बच्चों को। तो आज की डेट में अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है और उसकी एज 6 to 14 के बीच में है तो ये उसका फंडामेंटल राइट है कि उसे एजुकेशन मिले। अगर उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। तो अब ये राइट एनफोर्स हो गया। बाकी सारे राइट एनफोर्स नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल क्लीन एयर अगर आपको नहीं मिल रही है आज की डेट में, आप दिल्ली में बैठे हो, आपको क्लीन एयर नहीं मिल रही है, सो व्हाट यू कैन डू? क्लीन एयर मिलनी चाहिए, बट अगर नहीं मिल रही है तो रेडरेसल मैकेनिज्म क्या है? अभी कुछ नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट जाके ये नहीं बोलोगे कि इट इज माई राइट, मुझे दीजिए। समझ में आया ये थोड़ा एनफोर्स होना है नहीं होना? यस सर। बाकी बच्चे बताइए, कोई डाउट हो? नो सर। ओके, अभी जस्ट डीपीएसपी पढ़ेंगे तभी थोड़ा सा और क्लियर होगा। पहली तो डिबेट इसमें ये थी आर्टिकल 21 में, ये हो गया आपका राइट टू एजुकेशन हो गया। दो इसमें डिबेट्स और हैं। दूसरी डिबेट है पर्सनल लिबर्टी, आधार वाली जो जजमेंट थी 2018 वाली, राइट टू प्राइवेसी वाली, और तीसरा है राइट टू डेथ वाला। इन तीनों चीजों को ही करते हैं। चलो सो okay, so now आर्टिकल 21, तो पहला इसमें हो गया हमारा राइट टू एजुकेशन। एक और आपको याद रखना है, आपने सुना होगा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ लीगल राइट। लीगल राइट, क्योंकि ये आपको मिला है बाय लॉ। बाय लॉ कब मिला था? 2004 में आपको मिला है। बट राइट टू एजुकेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट, बिकॉज right to education was added in constitution by 86th constitution amendment act 2002। तो ये है 21A, पार्ट ऑफ 21। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरटीआई एंड आरटीई। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक लीगल राइट है। ये मैं कभी बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड अ लीगल राइट। दैट नेक्स्ट आता है, क्योंकि आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमारे पास पर्सनल लिबर्टी है। अगेन
पर्सनल लिबर्टी भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, ये अगर मैं फंडामेंटली बता दूं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपके पास है, बट these right can be violated by law। आपके पास पर्सनल लिबर्टी है, आप ये आपकी घर की बाउंड्री, आप कुछ भी कर रहे हो, ये आपका पर्सनल स्पेस है, आपके पास लिबर्टी है, बट आपकी राइट टू लाइफ और लिबर्टी दोनों को वायलेट किया जाता है थ्रू अ लॉ, कानून के द्वारा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, राइट टू लाइफ, अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को आप कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हो, अगर आप किसी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हो तो ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है या नहीं? दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आप किसी क्रिमिनल को कैपिटल सेंटेंस दे रहे हो, that punishment is a violation of fundamental right or not? Yes, sir. Yes, sir. See, in principle that's a violation of fundamental right, but if you will read the whole article then you will understand that कि ये right आपको मिला हुआ है, but by law आप इस right को क्या कर सकते हो? violate कर सकते हो। और हमारे CRPC बोलता है, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कोड बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति ने हीनियस क्राइम किया हुआ है तो आप उसको कैपिटल सेंटेंस दे सकते हो। समझ में आया? Sir, is right to death also included in this? Sorry? Is right to death also included in this? ये जस्ट मैं अभी इस पे आ रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है। ये पैसिव यूथेनेसिया इंडिया में परमिट हो गया है, इसकी डिबेट में मैं आपको कहूंगा। आपको ये बात समझ में आएगी कि आपके पास जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार तब तक है जब तक सरकार किसी लॉ को पास करके आपसे जीने का अधिकार नहीं छीन रही है। आपके पास लिबर्टी है तब तक है जब तक लॉ बना के उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। ओके, तो नॉर्मल केस में आपके पास है, बट सरकार लॉ बना के उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जैसे CRPC ये बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति ने हीनियस क्राइम किया हुआ है तो उसको कैपिटल सेंटेंस आप दे दोगे। पर्सनल लिबर्टी भी, आपके पास पर्सनल लिबर्टी है, आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हो, बट एक पुलिस ऑफिसर का जाना, आपके घर पे रेड डालना, आपकी प्राइवेसी वायलेट होगी ना। आपका फोन टैप होना, आपकी प्राइवेसी वायलेट हो गई, बट वो हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि वो कैसे हुआ हो, बाय लॉ। बाय लॉ तो आप वायलेट कर सकते हो। ओके, Yes, sir. क्लियर है? हेलो, Yes, sir. थोड़ा फीडबैक दिया करो सो दैट कि मुझे ये समझ में आए कि ज्यादा एक्सप्लेन करना है या थोड़ा सा बता के ही काम चल जाएगा, सिर्फ इसलिए। बाकी तो ऑप्शन है ना, अभी बोलोगे चलेगा। सो नाउ अब हुआ क्या, देखिए कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है या नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता था, लेकिन कभी ये चैलेंज नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट आधार लेके आई, और जब गवर्नमेंट आधार लेके आई, गवर्नमेंट ने n नंबर ऑफ सर्विसेज में इसको मैंडेटरी किया कि आपका पैन कार्ड इससे कनेक्ट होगा, आपका पासपोर्ट इससे कनेक्ट होगा, आपका बैंक अकाउंट इससे कनेक्ट होगा, आपका बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इससे कनेक्ट होगा, आपका मोबाइल नंबर इससे कनेक्ट होगा। तो कुछ लोगों ने ये बोला कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ आवर प्राइवेसी, और उसके बाद ये जो गवर्नमेंट के एक्शन थे इनको चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। अब इस जजमेंट को आप देख लेना है, जजमेंट क्या था। इस जजमेंट का मैं कंक्लूजन आपको बता रहा हूं, 2-3 बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी इस राइट टू प्राइवेसी वाली में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि गवर्नमेंट आपको दो चीजें दे रही है। गवर्नमेंट एक तो आपको वेलफेयर सर्विस देती है, वेलफेयर सर्विस, और दूसरा
गवर्नमेंट एक आपको रेगुलेट करती है। तो एक तो गवर्नमेंट आपको वेलफेयर सर्विसेज दे रही है, वेलफेयर सर्विसेज लाइक गवर्नमेंट आपको राशन दे रही है, गवर्नमेंट आपको एलपीजी दे रही है, एक्सेट्रा, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। और दूसरा रेगुलेशन है, रेगुलेशन अगेन कि गवर्नमेंट मोबाइल फोन से कनेक्ट कर रही है गुड गवर्नेंस के लिए आधार को, और बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इस केस में ये जो वेलफेयर वाले हैं यहां पे मैंडेटरी है, मैंडेटरी है आपकी इंफॉर्मेशन को लेना, आपकी इंफॉर्मेशन को लेना मैंडेटरी है। किसके द्वारा? आधार के द्वारा। लेकिन जब गवर्नमेंट आपको रेगुलेट करती है मोबाइल के द्वारा, बैंक के द्वारा, पासपोर्ट के द्वारा, तो यहां पे आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो आधार से लिंक है ये मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। क्योंकि इशू ये था कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपका मोबाइल की इंफॉर्मेशन, आपकी पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन, आपका बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी आधार से कनेक्ट होगी और आधार का डेटा कहीं सेंट्रलाइज स्टोर होगा। और ये जो सेंट्रलाइज स्टोर होगा इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन है, क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन है। तो यहां से आपकी प्राइवेसी चली जाएगी। तो अब कंक्लूजन ये है कि अगर ये सेंट्रलाइज डेटा स्टोर हो रहा है वेलफेयर के लिए तो मैंडेटरी है, बट अगर ये रेगुलेशन के लिए है तो मैंडेटरी नहीं। वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट मैंडेटरी कर सकती है। अब ये कुछ समझ में आया है, डिस्प्यूट है तो बताइए। Sir, I had a question related to Kerala Government New Amendment Act, Police Act. तो सर उस वो भी बताइए आप। ये मैं क्लास के स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ कि अभी मैं इस करंट अफेयर से अपडेटेड नहीं हूँ, तो इसके अलावा कुछ हो आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर उसमें मैं एक ही मिनट में पढ़ूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि वो किस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, मेन थीम क्या है। अगर आपको मेन थीम बताए तो यू कैन, आप पूछ सकते हैं मेरे से। लेकिन अभी मुझे उसके बारे में मुझे पर्सनली जानकारी नहीं है कि वो किसको वायलेट कर रहा है। बट अगर आपको आर्ग्यूमेंट पता है तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं सर, मुझे भी इन डेप्थ नहीं पता है, बट आई वाज जस्ट रीडिंग थ्रू एंड इट वाज रिलेटेड टू सम एडिशन ऑफ 118A. So just that I wanted to know, is it related to violation of right to privacy? Is it, I mean, related to the controversy which is happening? अभी आपने फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़िए एंड आई गारंटी कि आप अगर उस इशू को जाके पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत क्या आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पे क्लिक हो रहा है। पहले अभी हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है? Sir, in this welfare versus regulation, so what, like, since the Supreme Court came out with this decision or this explanation, तो इसका रिजल्ट क्या था? like हाँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसका रिजल्ट ये था कि गवर्नमेंट आधार को हर जगह मैंडेटरी कर रही थी। आपके मोबाइल से भी कनेक्ट करेगी, बैंक से भी करेगी, पेन से भी करेगी, आपके पासपोर्ट से भी कनेक्ट करेगी, चाइल्ड सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। जब हर चीज से सारा आपका आधार कनेक्ट हो जाएगा तो आपका ये जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है वो आधार से अपडेट रहेगा और आधार का डेटा वो कहीं सेंट्रलाइज स्टोर होगा। नाउ यू कैन इमेजिन कि आप कल को यूरोप घूमने गए हैं, वो डेटा सरकार को पता है। आपका बैंक अकाउंट में कहीं से ट्रांजैक्शन आई है, वो डेटा सरकार को पता है। ये डेटा सेंट्रलाइज कहीं पे इकट्ठा हो रहा है, वहां से लीक होने का चांस है। सो ये आपकी प्राइवेसी को वायलेट करेगा। okay sir, got it. इसमें मैं बताऊं ना, ये आधार की ये जितनी भी डिबेट थी, मैं 3-4 साल जब से पढ़ा रहा हूं, मैं चिल्ला के बोल रहा हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने अपील ही किया था उनको प्राइवेसी के बारे में कुछ एबीसीडी भी नहीं पता है। ऑलरेडी आधार के पास हमारा जो डेटा है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मोर प्राइवेट डेटा हमारा गूगल और फेसबुक के पास। आई विल टेल यू,
बट उसको लेके हमारे देश में ना पहले कभी प्रोटेस्ट हो रहा था, ना आज प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी भी लोगों को ये सारी चीजें समझ में ही नहीं आ रही है। यूरोप के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सी आई विल टेल यू कि आधार के पास, आधार में अभी आपकी मेन कौन सी डिटेल है? आपका एक फोटो होगा, आपका एक फोटो होगा, आपका नाम होगा, प्लस आपका एड्रेस होगा, आपके फादर मदर नेम होगा कोई, और एट मैक्स और क्या होगा, और होगा आपका कॉन्टेक्ट नंबर। ये आपकी डिटेल है। प्लस अगर आपने कहीं पे पासपोर्ट यूज किया है, किन कंट्रियों में विजिट किया है, ये वगैरह वगैरह कुछ डिटेल होंगी। सी गूगल के पास सारा पता है कि ये बच्चा करता क्या है, ये गूगल में सर्च क्या करता है, कौन सी साइट्स विजिट करता है, और अगर आप गूगल मैप यूज कर रहे हो तो आप कहाँ पे जाते हो, गूगल को पता है सारा, नेविगेशन आपका पता है। फेसबुक के पास ये सारी इंफॉर्मेशन है कि आपने किसको ब्लॉक किया हुआ है, किसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, किसकी प्रोफाइल आप स्टॉक करते हो और आपकी प्रोफाइल कौन स्टॉक करता है। और So they have our entire personality data, like what we like, how we are as a person, everything. मैं इसी बात को बोल रहा हूँ कि हमारे देश में या तो उस व्यक्ति को पता है कि मैं क्या हूँ, या फिर दूसरा इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को पता है ये क्या है। ऐसा डेटा But sir, social networking site is our own personal option, no? Like वो आधार कार्ड में तो it is mandatory कि आप लिंक कराओ बैंक से और बाकी पासपोर्ट से और, बट फेसबुक आप चलाना चाहते हो नहीं चलाना चाहते हो, इंस्टाग्राम आप चाहते हो नहीं चाहते हो, दैट इज योर पर्सनल चॉइस ना। लेकिन मैं उस लेवल से ऊपर उठ के बता रहा हूँ, इवन इफ ये वॉलंटरी है, और यहाँ पे अगर इवन इफ की आधार एक मैंडेटरी है और यहाँ पे वॉलंटरी है, तब भी अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा जी जो क्वांटम ऑफ आपकी प्राइवेसी है वो इन लोगों के पास है, सरकार के पास तो कुछ नहीं है। मेन मैं बोलना चाह रहा हूँ अगर आप वॉलंटरी भी दे रहे हो, आपके लिए वो पर्सनल हो सकता है, देश के लिए तो वो एक थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है। हमारे देश के लोगों का इतना पर्सनल डेटा सारा यूएस के पास है। इवन अगर ये मैं हर क्लास में पूछता हूँ कि सारे बच्चों से आपके पास दो ऑप्शन है, गूगल सर्च की हिस्ट्री प्राइवेट की जाए, आपके आधार का डेटा प्राइवेट किया जाए, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बोलता है कंपैरेटिवली सर आधार का हो जाए तो बेस्ट है, लेकिन गूगल सर्च हिस्ट्री तो है ना, मेरे मरने के बाद भी नहीं मिलनी चाहिए किसी को। सो इतनी बड़ी हमारी प्राइवेसी ऑलरेडी वायलेट हो चुकी है, बट अभी भी हमारे देश में इसको लेके कुछ नहीं है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पूरी दुनिया को देखेंगे। चाइना यूएस को आने ही नहीं दे रहा है, और अफ्रीका के लोगों तक तो अभी इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है। यूएस की ये सारी कंपनियां ही हैं। सिर्फ एक कॉन्टिनेंट जिसने अपनी प्राइवेसी को इतने बड़े लेवल पे वायलेट होने दिया है वो यूरोपियन यूनियन है, और वहां के लोग ज्यादा एजुकेटेड है। वो कितनी इंफॉर्मेशन ले रहा है उससे पहले टर्म एंड कंडीशन को पढ़ते हैं। हमारे देश के लोग तो पढ़ते ही नहीं है, किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं वो आपसे 10 इंफॉर्मेशन मांग रहा है, टिक 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 ऑन कर देते हो। तो हमारे देश में, इंडिया में इतना लो लेवल इनकम होने के बावजूद, इतनी लो लेवल की अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद, इतने बड़े लेवल पे हमने अपनी प्राइवेसी को वायलेट होने दिया है। फ्यूचर में पता चलेगा अभी आपको, अब तो धीरे धीरे करके हो ही रहा है, 5-10 साल के बाद पता चलेगा कि देखिए ये कंट्रियां या ये बड़ी कंपनियां कैसे इस डेटा को यूज करती है, और अभी भी यूज कर रही है। अभी इसलिए तो बात चल रही है डेटा लोकलाइजेशन। Isn't it two ways also? Like if you see social media, the 2016 elections का जो US elections का scandal हुआ था with Russia and US, so it's a two-way street. It can be a two-way street, right? Like influence के हिसाब से। टू वे कैसे है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव? No, सारा नेगेटिव ही है, but in terms of only US having the power, like in 2016 US elections, जब Donald Trump elect हुआ था, there was a whole controversy, and it's proven how Russia with Facebook ads impacted the people's mindset and how the ads they place, and how it basically impacted US elections and his win. Yeah, that's true. यही देखिए, यही मेन अभी डिबेट है। रशिया ने, मैं आपको बता रहा हूँ, रशिया ने ये जितने भी यूएस जायंट है, हमारे सामने इशू है कि फेसबुक, गूगल, अमेज़न जो भी है, ये जितना भी डेटा है इंडिया से जो डेटा जनरेट हो रहा है,
ये सारा डेटा स्टोर भी यूएस में है, इवन इंडिया का डेटा भी। रशिया ने क्या किया है, इन सारी कंपनियों को परमिट तो कर दिया है, बट इन्होंने बोला है कि वो सारा डेटा सिर्फ रशिया में ही स्टोर होगा। कल को अगर फेसबुक वगैरह कुछ भी है, रशिया के अगेंस्ट जाते हैं, रशिया को लग रहा है मेरे डेटा का मिसयूज हो रहा है, तो रशिया उस डेटा का फिजिकली कंट्रोल ले सकता है। जो भी डेटा सेंटर्स है, डेटा कहीं पे तो स्टोर होगा, जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे देश में तो ये सारा डेटा स्टोर ही नहीं है। कल को अगर यूएस अपनी मर्जी चलाना चाहे, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो इंडिया में आरबीआई रेगुलेशन लेके आया था। आरबीआई ने बोला कि जितना भी फाइनेंशियल डेटा है गूगल पे वगैरह का, दैट शुड बी स्टोर ओनली विद इन इंडिया। बट इस सब को लेके जितनी भी यूएस की ये सारी फर्म थी, टेक जायंट थे, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग कर दी है कि नहीं, आप हमें परमिशन दीजिए, इससे ट्रेड हैम्पर होगी। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यू कैन इमेजिन कि सी जस्ट एक एग्जांपल लीजिए, आज आप ही गूगल में सर्च कीजिए कुछ भी कि आई वांट टू परचेज अ कार ही आप सर्च कीजिए किसी का भी, कि BMW X3 X5 आप सर्च कीजिए, तो आपको YouTube में भी वही ऐड आएंगे। आप कोई गेमिंग ऐप पे गेम खेल रहे हैं, आपको वही ऐड आएंगे, आपको वही पॉप्स आएंगे। तो इतना ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। तो आप जो भी कीवर्ड सर्च करते हो, आज गूगल उनको यूज नहीं कर रहा है, लेकिन आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद गूगल उनको यूज कर सकता है। कई बार आपने देखा है ना, गूगल ये बताता है कि 2016 में इंडिया में मोस्ट सर्च पर्सनैलिटी थी सनी लियोन। तो उनको सारी चीजें आपके बारे में पता है, वो इस डेटा को पब्लिश नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो आज यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 10 साल के बाद यूज कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन कि मैं इसी को सोच के कई बार शॉक में चला जाता हूँ कि लेट्स से 2035 के में या 2040 में इंडिया की जो भी मेन लीडरशिप होगी, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होंगे, आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, आईएफएस होंगे, इंडिया के जो भी मेन पॉलिटिशियंस होंगे, मेन जितने भी प्रोफेशनल्स होंगे, इन गूगल को सारी चीजें पता है कि बेटा हम तो आपको बचपन से जानते थे, जब आप 10th क्लास में क्या सर्च करते थे, 11th में क्या सर्च करते थे, 12th में क्या सर्च करते थे, कॉलेज टाइम पे आपने क्या क्या किया है, सारी सर्च की हिस्ट्री इनके पास है। और आपका बहुत इंटेंस प्राइवेट डेटा भी इनके पास हो सकता है। इनको आपका माइंड सेट पता है, माइंड सेट सरकार को भी नहीं पता है। यू कैन इमेजिन कि हमारे देश में अगर 1000 आईएएस ऑफिसर्स है, यूथ आईएएस ऑफिसर्स है, वो क्या सोचते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, लेकिन इन टेक जायंट के पास पता है, उनकी पूरी साइकोलॉजी पता है। तो किसी भी देश को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, ये किसी भी चीज को पिच करके बड़ा इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उस चीज के बारे में डेटा माइनिंग है ये, इसके बारे में हम तो अभी सोच ही नहीं रहे। ये ना साइकोमेट्री, ये सारा तो इस इवन चाइना बहुत आगे है इन सारी चीजों में। चाइना ने अपने लोगों का एक छोटा सा भी डेटा चाइना से बाहर जाने ही नहीं दिया है। यूएस की कंपनियों को तो परमिट ही नहीं किया हुआ है। ओके, आई होप ये इतना काफी है। अब इस पे देख लेते हैं राइट टू डेथ में क्या है। इसमें दो बातें हैं, देखिए, राइट टू लाइफ पहला हो गया आरटीई, दूसरा हो गया आधार जजमेंट। बस आपको याद रखना है कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने बोला था। तीसरा है राइट टू कमिट सुसाइड और एंड लाइफ। तो हमारे देश में अभी क्या था, ये आपके पास राइट नहीं था। इवन 2017 तक ये एक इलीगल ऑफेंस था। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट करता है तो वो इलीगल है।
मतलब वो व्यक्ति पहले डिप्रेस्ड होकर सुसाइड कर रहा है, उसके बाद अगर वो बच जाता है, समाओ वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, देन फिर उसके ऊपर एफआईआर होंगी और पता चलेगा कि पहले तो वो बच गया, लेकिन इस बार ये बोल रहा है कि एफआईआर होना उसके लिए दूसरा कॉज है सुसाइड करने का। तो पहले ये था, बट 2017 में अब इसको इलीगल नहीं किया है कि मतलब कोई अगर सुसाइड कर लेता है, बच जाता है, तो उसके ऊपर दोबारा से केस नहीं चलेगा। इन्होंने उसको इलीगल था पहले, अब उसको अब इलीगल नहीं है ना। एक आता है आपका यूथेनेसिया, इसी की दूसरी डायमेंशन है कि यूएस या डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति की 80 की एज है और अब वो मेडिकली एक तरीके से या ब्रेन डेड वाला केस हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है, इस व्यक्ति की हार्ट बीट काम कर रही है लेकिन वो मेंटली डेड है और वो 5-10 दिन के बाद मर जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इस केस में उसको पॉइजन का इंजेक्शन देके किसी भी तरीके से मेडिकल प्रोसीजर से उसको मारा नहीं जाता है। अगर आप यूरोप वगैरह में देखते हैं तो किसी व्यक्ति की एज 80 है और कई बार ऐसा होता है कि वो उसके मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गए हैं, वो व्यक्ति बहुत पेन में है और वो आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो वहां पे प्रोविजंस है कि इस व्यक्ति की लाइफ को एंड कर दिया जाए, इसको इस सफरिंग से रिलीफ दे दिया जाए। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया है। इंडिया में बस आप ये कर सकते हो कि उस व्यक्ति को जो मेडिकल सपोर्ट मिल रही है, आप मेडिकल सपोर्ट को विड्रॉ कर सकते हो, बस मेडिकल सपोर्ट को विड्रॉ कर सकते हो। और ये भी अभी आया है, मेडिकल सपोर्ट को विड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वो व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, उसकी एज 80 है, अब वो 1 साल से वेंटिलेटर पे ही है, तो आप क्या कर सकते हो, वेंटिलेटर की सर्विस को विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद वो बॉडी सर्वाइव करे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई इशू नहीं, बट आप इस व्यक्ति को मेडिकली ट्रीट करके उसको मार हम नहीं सकते हैं इंडिया में। तो पैसिव यूथेनेसिया इंडिया में परमिटेड है कि जो उसको फैसिलिटी मिली हुई है उनको आप विड्रॉ कर सकते। ओके, हेलो Sir, there was some, I'm not sure of the specifics, but एक burn victim थी ना, who went against the courts. She wanted like euthanasia like properly, and she was in her early age, like she wasn't old. तो उसका what was her stance? इस तरीके के 2-3 केस हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में बात भी गई थी कि एक व्यक्ति अगर वो किसी भी तरीके से एक यंग एज में वो अपनी लाइफ को एंड करना चाहता है तो क्या हो। बट अगेन इंडिया में जैसा मैंने बोला कि ऐसी 1-2 बार प्ली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया। और फाइनली इंडिया में इस बात को लेकर डिस्कशन हो रहा है। अभी तक का कंक्लूजन ये है कि पैसिव यूथेनेसिया है, कि आपको जो मेडिकल सपोर्ट मिली हुई है उनको विड्रॉ किया जा सकता है, बट आपके पास अपनी लाइफ को एंड करने का राइट नहीं, अपनी लाइफ को एंड करने का आपके पास राइट नहीं। ओके, Yes, sir. ठीक है। तो कई बार पिटीशंस आती हैं, लोग आर्ग्यू करते हैं, बट अगेन पीआईएल आती हैं, बट फाइनल कंक्लूजन यही है, इंडिया में अभी ये परमिटेड नहीं है। इवन यूरोप में भी मैं आपको बताऊं कि अगर कोई यंग एज में अपनी लाइफ को एंड करना चाह रहा है, यूरोप में भी उसके लिए ऑप्शन नहीं, यूरोप में भी अभी उसके लिए ऑप्शन नहीं। वहां पे जो ऑप्शन है वो ओल्ड एज के लिए, ओल्ड एज के लिए, सिटीजन्स के लिए, बट इंडिया में वो भी ऑप्शन नहीं है। यूरोप में क्या है, किसी व्यक्ति की एज 80 है, अब वो अपनी लाइफ को एंड करना चाहता है, तो यूरोप में ऐसा भी हुआ है कि वो व्यक्ति गया है, उसने पार्टी वगैरह की है, अपने सारे दोस्तों से मिला है, उसके बाद मेडिकल प्रोसीजर लेके और उसने अपनी लाइफ एंड कर ली है। इंडिया में आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, Yes, sir. सो ये हो गया आपका आर्टिकल 21। नेक्स्ट है सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर, बताइए। सर, जो लीगल राइट के बारे में बताया ना, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, so that was like, I mean, like that was a law on like in 2004, right? तो रिसेंटली पार्लियामेंट सेशन में उसके बाद चली थी, कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे क्या, चेंजेस उसमें? सर इसमें अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं आरटीआई एक्ट में। हुए थे ना?
हाँ अभी रिसेंटली उसको उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो चेंजेस हुए हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब एक बार हम देख लेंगे है क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आरटीआई एक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं आपके उस सी राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ एक्ट। वो आपको कई सारी चीजें देता है कि एक तो आरटीआई आपका लीगल राइट है, दूसरा टॉक्स अबाउट की प्रोसीजर क्या होगा आपको इंफॉर्मेशन लेने का, फिर ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी स्टेब्लिश करता है, सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये जो सेंटर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है इनके कुछ मेंबर होते हैं, यहाँ पे वो चेंज है। तो एज सच तुम्हारा ये जो राइट था इसमें कोई चेंज नहीं था, बट इस लॉ की जो दूसरी डायमेंशन है कि अगर आपके राइट वायलेट हो जाए, कोई आपको इंफॉर्मेशन ना दे, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन डाल दी कि बताइए कितने लोगों ने अप्लाई किया था, क्या है, आपको इंफॉर्मेशन ना मिले, उस केस में क्या होगा, देयर इज अ मैकेनिज्म, सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट, उसके चेयरमैन होंगे, उनका कुछ टेन्योर होगा, वहां पे अमेंडमेंट हुआ था। तो एज सच राइट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था, बट अगर आप इन इंस्टीट्यूशन को बहुत वीक बना दें, सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ऐसा बना दे कि वो सेंटर तब मर्जी निकाल सके, तो इस इंस्टीट्यूशन को वीक करने का इफेक्ट होगा कि तुम्हारा राइट भी वीक हो गया। तो ये इम्प्लाइड है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, वो एग्जैक्ट चेंज क्या था, वो जो कमिश्नर थे सेंटर और इंफॉर्मेशन, उनके रिमूवल को थोड़ा इन्होंने चेंज किया था और उनके टेन्योर को चेंज किया था। ओके, अच्छा, so देर उन लोगों का राइट थोड़ा वीक कर दिया गया। हाँ, ये इंस्टीट्यूशनली वीक कर दिया गया। 21 हो गया, 21A हो गया, प्रोटेक्शन इन। अब ये है आपका 22, ये बात करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, ये वाला अरेस्ट कौन सा है, 22 आर्टिकल, ये है 20 वाला अरेस्ट है जब आपने कोई ऑफेंस कर दिया, आपने किसी का मर्डर कर दिया, उसके बाद आप अरेस्ट हुए हो, तो एक व्यक्ति जिसने क्राइम किया है वो अरेस्ट हुआ है, उस व्यक्ति के पास क्या राइट है, उस व्यक्ति के पास राइट है कि उसको एक एडवोकेट मिले, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट लेके जाओ और उसको 2 बार पनिशमेंट ना मिले। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये आर्टिकल 20 एक और चीज बोलता है कि जो भी क्रिमिनल लॉ है, कोई भी क्रिमिनल लॉ है, उसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, रेट्रोस्पेक्टिव आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आज है 26 नवंबर 2020, कल को सरकार एक लॉ लेके आए, वो बोले कि सोशल मीडिया में किसी व्यक्ति ने अगर किसी को डिसलाइक किया है, सो जिसको डिसलाइक किया है उस पर केस लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, डिसलाइक करना इज 6 महीने का ऑफेंस हो जाएगा, ये हेट क्राइम में आ गया मे बी। तो आप, ये क्रिमिनल लॉ है, तो अगर इस लॉ को आप आज लेके आए हो, इस लॉ को आप बैकडेट से लागू नहीं कर सकते कि ये लागू हो गया 2009 से, ऐसा नहीं हो सकता। क्रिमिनल लॉ जिस डेट को आएगा, जिस डेट को पास होगा, उसके बाद ही लागू होगा। बट ये आप सिविल केस में कर सकते हो। आपने ये बोला कि सिविल केस को आप रेट्रोस्पेक्टिव लागू कर सकते हो, जैसे ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक भी खैर क्रिमिनल है, बट आप बोलो इनकम टैक्स एक्ट में कि जो व्यक्तियों ने इनकम टैक्स नहीं पे करा है उन पे हम 30% पेनल्टी लगाएंगे। ये पास तो हमने किया है 26 जनवरी 2020 से, लेकिन इसको हम अप्लाई कर रहे हैं बैक डेट से, 2018 से अप्लाई कर रहे हैं। सर रिसेंट का इसका तो रेट्रोस्पेक्टिव, अगर वो राइट टू प्रॉपर्टी फॉर वुमेन, हिंदू वुमेन जो है, उसको भी रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट दिया है। आप उसके एग्जांपल आप कोई भी लेके आइए, मेरे मेन थीम को समझिए कि जो भी आपके क्रिमिनल लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज को आप रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं कर सकते। आज की डेट से आया है तो आज के बाद ही लागू होगा, जो पहला दिन है उससे आप लागू नहीं कर सकते। सिविल को आप कर सकते, ठीक है। सो आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। आपने कोई क्राइम कर दिया है तब आप अरेस्ट हो गए, आपके पास क्या राइट है। बट ये जो आर्टिकल 20 है ये बोलता है डिटेंशन। अब आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन।
प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक व्यक्ति आज की डेट में इनोसेंट है, लेकिन गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये व्यक्ति पोटेंशियली टेररिस्ट हो सकता है, गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन मिली होगी, तो आज आप इस इनोसेंट व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो, आप इसको प्रिवेंटिवली डिटेन कर रहे हो, सो दैट किसी क्राइम को होने से रोका जा सके। तो वो 22 बात करता है, तो उसमें भी कुछ प्रोविजन है कि मैक्सिमम आप किसी व्यक्ति को 3 महीने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकते। बट इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, still we have laws like those prevailing in Germany, which is preventive detention. आप किसी व्यक्ति को डिटेन कर रहे हो जस्ट टू स्टॉप अ क्राइम, और जो आपकी इंटेलिजेंस है वो रॉन्ग भी हो सकती है, कई बार ऐसा होता भी है। तो 22 बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपने कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन एक पोटेंशियल है कि आप क्राइम करेंगे। आर्टिकल 20 बात करता है क्रिमिनल है, क्राइम कर चुका है, उसके पास क्या राइट है। I hope ये clear हो गया what is the difference between article 20? Sir, this can be misused also, and this does get misused in a lot of other like non-terrorist cases also. तो उसके against कोई provision है to keep a check on the government? See, बहुत सारे provision होंगे इसको misuse को check करने के लिए, बट जब भी आप कोई अथॉरिटी देते हो, ये बेसिक प्रिंसिपल है, जब भी आपने कोई अथॉरिटी दी है, कोई पावर दी है, मिसयूज होगा ही होगा। बट जुडिशरी फेयर होनी चाहिए, प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए, फेयर मीडिया होनी चाहिए, लोगों को प्रोटेस्ट करने का राइट होना चाहिए, ये सारी चीजें इंश्योर करती हैं कि वो मिसयूज ना हो। ओके, बट क्या मिसयूज होने की पोटेंशियल को पूरा कम कर सकते हैं? नहीं, मिसयूज तो होगा। अगर आपने कोई भी पावर दी है, मिसयूज होने के चांसेस हैं। सर, उमर खालिद को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए डाला था अंदर। मुझे केस टू केस बेसिस पे याद नहीं है, बट डाला होगा, हो सकता है। सर, यूएपीए और एनएसए प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सारे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए। सर, अगर बाद में प्रूव होता है कि वो इंसान इनोसेंट था तो उसको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलता है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है? लॉ बात करता है कंपनसेशन के लिए, बट प्रोविजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मिल नहीं पाता, लेकिन लॉ बात करता है। ओके सर, आ जाइए, चलो देखिए, अब एक दूसरी कैटेगरी होगी आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाले हैं, ये है आर्टिकल 23 आपका, ये आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में बात करता है। इससे रिलेटेड आपको बस 2-3 बातें पता होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन क्या क्या है। पहला तो ये कि हमारे देश में जो भी एक बच्चा है, एक एज हो गई 0 से 14, और दूसरा फिर हो गया 14 से 18, तीसरा हो गया थर्ड कैटेगरी 18+ वाला। तो ये जो 0 से 14 वाला है, ये कोई लेबर वर्क नहीं कर सकता, लेबर वर्क नहीं कर सकता, नो लेबर वर्क। 0 से 14 वाला है, लेबर वर्क नहीं कर सकता, जहां पे उसको फोर्सफुली काम कराया जा रहा है। क्या ये अपनी सर्विस दे सकता है? 0 से 14 वाला बच्चा क्या अपनी सर्विस दे सकता है? यस, सर्विस दे सकता है। अगर एक बच्चा 10 साल का है लेकिन उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, क्या वो क्लासेस दे सकता है? यस। एक्टिंग कर सकता है? यस। बट फिजिकली वर्क नहीं करा सकते आप उससे फोर्सफुली, पहला। दूसरी कैटेगरी जो 14 to 18 वाले हैं, तो यहाँ पे डेंजरस काम आप नहीं कराओगे, हजार्डियस वर्क नहीं होगा। ये व्यक्ति आपको होटल में काम करेंगे, रेस्टोरेंट पे काम कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, आप किसी भी बच्चे को देखेंगे जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, आप पूछेंगे उसकी एज कितनी है, नॉर्मली वो 14 नहीं बताएगा, क्योंकि 14 से कम बताया तो वो इलीगल है। लेकिन वो 14 to 18 की एज में आप काम कर सकते हो, बट दैट शुड नॉट बी डेंजरस। मतलब आप उससे माइनिंग में नहीं ले जा सकते, आप उससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम नहीं करा सकते। 18 वाला तो फिर कुछ भी कर सकते। अब इस लॉ में कुछ चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो व्यक्ति फैमिली वर्क कर रहा हो, वो फैमिली वर्क कर सकता है। अब फैमिली वर्क डेंजरस भी हो सकता है, तो फैमिली वर्क वो कर सकता है, वो खुद का अपना काम कर सकता है,
आपने सीपी में देखा होगा कि 10-12 साल के बच्चे शू पॉलिश कर रहे हैं और वो लेबर वर्क भी है, तो भाई अपना तो कर सकते हो, अपने को नहीं रोका गया, बट आपको कोई जॉब पे काम करके लेबर वर्क नहीं कराएगा। क्लियर है? हेलो? Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक है, अब आप देखिए फोर्स्ड लेबर क्या है। फोर्स्ड लेबर का मतलब है आपने जिस व्यक्ति को जितना कंपनसेशन दिया है आप उतना ही काम कराएंगे। फोर्स्ड लेबर का मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति को सैलरी कम देके काम करा रहे हो, वो भी फोर्स्ड लेबर है। कि किसी व्यक्ति को मिलने 10,000 चाहिए, आप उसको 6,000 में काम करा रहे हो, मिनिमम वेजेस एक्ट से कम में काम करा रहे हो, वो फोर्स्ड लेबर है। आपको काम कराना है किसी व्यक्ति को 8 घंटे, लेकिन आप उससे काम करा रहे हो 12 घंटे, तो वो भी फोर्स्ड लेबर है। इसलिए आपने देखा होगा ये MNCs वाले क्या काम करते हैं, आपसे बोलेंगे 9 to 5 की जॉब है या 8 आवर्स की जॉब है। अगर ये एडिशनल काम कराते हैं तो ये फिर आपको इंसेंटिव देते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने आपसे नॉर्मली ज्यादा काम कराया तो वो फोर्स्ड लेबर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है? Yes, तो sir. फोर्स लेबर का मतलब बहुत वाइडर डिफाइनेशन है, सिर्फ ये नहीं है कि आपसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। अगर आपसे ज्यादा काम कराया जा रहा है वो भी फोर्स लेबर है, आपको कम पैसे देके काम कराया जा रहा है वो भी फोर्स लेबर है। बट इंडिया में क्या है, क्योंकि लॉज बड़े वीक हैं तो ये फोर्स लेबर करा लेते हैं। अगर आप किसी अच्छी MNC में काम नहीं कर रहे, नॉर्मल किसी प्राइवेट कंपनी में आप छोटे मोटे कहीं पे काम कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कि आपकी जॉब 10 to 6 है, लेकिन वो आपको 8-9 बजे से पहले नहीं छोड़ते, तो वो काइंड ऑफ क्या है, एक फोर्स लेबर ही है। US या यूरोप में अगर आप देखते हो तो वहां पे पर वीक 40 आवर्स अलॉटेड है, वो बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। सर आपने ये 8 आवर to 12 आवर क्या बोला था सर आपने? मैंने बोला था कि अगर आपको वो सर्टेन आवर से ज्यादा काम करा रहे हैं तो हाँ, वो सर। भी इसकी कैटेगरी में आ जाता है, फोर्स लेबर की कैटेगरी में। हाँ सर। सर अभी तो ये लेबर लॉज में यही चेंज हुआ है ना सर, 12 आवर्स कर दिया ना 8 से। हाँ, तो इसमें है ना, कंट्री टू कंट्री वेरी भी करता है। ठीक है ना? अब बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि तो इंडिया में जो एक्टिविस्ट थे वो इस बात को उठा रहे थे कि आपने 12 आवर क्यों कर दिया, उसको कम कीजिए। बट सरकार को लगा कि नहीं कर सकते हो तो वो ठीक है, तो आप उसको गरीब नॉर्मली जितनी पुअर कंट्रीज है ना वहां पे इतना ही होता है, अदरवाइज फिर एफिशिएंसी नहीं आती है। सर ये बेसिकली कोविड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फॉर द नेक्स्ट ईयर्स इसलिए बोला गया है, आई थिंक सर। मतलब आप इसको अपोज कर सकते हो, अगर आप इसको अपोज कर रहे हो तो आप ठीक हो, आप कुछ गलती नहीं करते हो, अल्टीमेटली कहने की बात है। ठीक है? यस। ओके, दैट प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डियस जॉब, ठीक है, ये आपको बता ही चुका हूं मैं। नाउ अब ये आते हैं 25 से 28 तक, ये आते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के। तो पहला है 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेशन कर सकते हो अपने रिलीजन का। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, प्रोपोगेशन, आप अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हो, बट आप किसी को फोर्स कन्वर्ट नहीं करा सकते, फोर्स कन्वर्जन नहीं है। अब देखिए होता क्या है, मैं अगर हूं और मैं किसी एक मीटिंग में भाषण दे रहा हूं लोगों को, मैं अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहा हूं या मैं उन लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं कि वो मेरे रिलीजन को अडॉप्ट कर लें, इसके बीच में बड़ी थिन लाइन है। तो हाउ यू आर गोना टू डिसाइड कि दैट पर्टिकुलर इवेंट इज वो फोर्स कन्वर्जन को प्रोपोगेट कर रहा है या वो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहा है? तो यहाँ पे एक बड़ी थिन लाइन है। बट अगेन आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, लेकिन फोर्स कन्वर्जन इलीगल है। उसके बाद है 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आप मैनेज कर सकते हो, अपने बिल्डिंग परचेज कर सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो, कैसे रिलीजन के अफेयर को मैनेज करना है वो कर सकते हो। 27 टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू पे एनी टैक्सेस, आपको किसी रिलीजन, अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, बट फीस तो लगा सकती है। अब ये डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट इतना याद रखना कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे टैक्स ना लगा दे, बट फीस लगा सकती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस, कभी और पढ़ेंगे। Sir, on what grounds does the government impose a fees on a particular religion? यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि
जो आपका फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग मेंटेन कर रहे हो, वो रिलीजियस बिल्डिंग है, अब वहां पे आपको कुछ फीस देनी है तो वो तो आप दोगे ना, Yes, sir. ठीक है ना। किसी कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन फीस लगा रहा है तो वो आपको पे करनी है, बट गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं लगा सकती किसी पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, सो 28 बात करता है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सी, इन्होंने 4 कैटेगरी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, आपको बस ये याद रखना है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा, या सर टैक्स और फीस के बीच में क्या डिफरेंस है, मोटा मोटा तो बता दीजिए। यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल टैक्स, जैसे आपको कोई इनकम टैक्स लगा रहे हो, कुछ भी अगर आप लगा रहे हो, वो वाला आप टैक्स नहीं लगा सकते। फीस का मतलब, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक बिल्डिंग है, तो उसकी उस बिल्डिंग पे वहां पे एमसीडी कोई फीस उनसे ले रही है, किसी भी तरीके की मुझे फीस समझ नहीं आया। तो वो आप उसको, ये एक्सेप्शन में है एक्चुअली। सॉरी, फीस मतलब मुझे समझ नहीं आया। हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी सर? आप उसको, हेलो या बताइए। सर, मुझे फीस समझ नहीं आया, आप मतलब जो बताइए। आपने एग्जांपल दिया बट वो समझ नहीं आया। रुको, मैं अभी इसको एक दूसरा एग्जांपल लेके बता। देखिए, ये क्या है, ये जब आप किसी, यस सर। ये लॉ ये बोल रहा है कि आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म मानिए, मुस्लिम, कोई भी आप रिलीजन मानिए, गवर्नमेंट उसके प्रमोशन के लिए आप उस पर्टिकुलर रिलीजन पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लगाएगी। समझ में आया कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर रिलीजन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक। बट यहाँ पे उन्होंने फर्दर उसको समझाया है कि एक जो रिलीजन इंस्टीट्यूशन है उसकी एक बिल्डिंग भी होगी, उसके बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारे लोग भी होंगे, बहुत सारे लोग भी वहां पे काम करते होंगे, वो इवेंट भी मैनेज करता होगा। तो इन्होंने बोला है कि एक तो उस रिलीजन का रिलीजियस काम है, और एक उस रिलीजन इंस्टीट्यूशन का, ये बेसिकली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, एक उसका सेकुलर काम भी है। सेकुलर काम जैसे वो एक ऑफिस मेंटेन कर रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग काम करने आते हैं, तो ये जैसे जो वो शिरडी में जो रहता है सर, साईं भगवान का। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो सेकुलर काम है उस पे गवर्नमेंट कोई फीस लगा सकती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं कि किसी भी तरीके की सरकार उनसे पैसे ही ना ले। सरकार पैसे ले सकती है लेकिन उस एक्टिविटी पे लेगी जो सेकुलर एक्टिविटी है। थोड़ा समझ में आया? हाँ सर, जैसे शिरडी साईं बाबा के वहाँ पे खाने का, रहने का वो सब ओपन कर रखा है, वो वाला टाइप। नहीं, जैसे कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उन्होंने लेट्स से एक होटल चला रखा है, वो लोगों को वहां पे स्टे भी कराते हैं, तो वहां पे सरकार कोई फीस लगा सकती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आप, बट अल्टीमेटली ये है कि आप हिंदुइज्म पे टैक्स लगा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी पे टैक्स लगा रहे हैं, आप उस जो रिलीजियस वर्क है उस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जो उसका सेकुलर वर्क है उस पे आप टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं कोई एग्जाम्पल नहीं सोच पा रहा हूँ, बट बेसिकली जो रिलीजियस सर होता है सर वैष्णो देवी में और यहाँ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली टैक्स लगता है, नॉट इन द रिलीजन इटसेल्फ, दैट्स व्हाट यू मीन, राइट सर? सॉरी सर, आपने बोला बेसिकली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है, जो बिल्डिंग्स हो
या फिर कोई फंक्शन इवेंट हो उस पे हाँ, उस उन चीज पे पे उन टैक्स उन लगता पे है, ही लेकिन नॉट उन ऑन द पे रिलीजन इटसेल्फ, राइट? उन पे ही। यस, ओके सर। अब आ जाइए, 2-3 और हैं, फिर ये आपका हो ही जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो उसके बाद है आर्टिकल 29 एंड 30, ये बेसिकली माइनॉरिटीज को राइट मिले हुए हैं। ये माइनॉरिटीज को राइट मिले हुए हैं, और ये जो राइट है, ये बस आपको इतना याद रखना है कि एनी माइनॉरिटी है, कोई भी माइनॉरिटी हो, एनी माइनॉरिटी। अच्छा, माइनॉरिटी को राइट किस चीज के लिए मिले हुए हैं? माइनॉरिटी को ये राइट मिले हुए हैं टू प्रिजर्व देयर कल्चर, स्क्रिप्ट, ईटीसी। और यहाँ पे आप अपनी कल्चर को, स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को, किसी को भी आप प्रिजर्व कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। और माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं? रिलीजियस माइनॉरिटी देखते हैं। जब भी माइनॉरिटी की बात आती है जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे एनी काइंड ऑफ माइनॉरिटी है। और वो एनी काइंड ऑफ माइनॉरिटी अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलेगा कि मेरी गुजराती है, तो भाई गुजराती भी माइनॉरिटी लैंग्वेज है। आप अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज के लिए आप पिच कर सकते हो। तभी आप देखिए, अगर कोई पॉलिटिशियन रिलीजन का मुद्दा उठा रहा है, वो सेकुलर मुद्दा नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं उठाने देगा। अगर कोई पॉलिटिशियन अपनी कास्ट का मुद्दा उठा के वोट मांग रहा है, नहीं होने देगा। लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन अपनी लैंग्वेज को के बारे में सरकार से डिमांड कर रहा है कि मेरी लैंग्वेज को ये स्टेटस दो, हम अगर पार्टी में आए तो इस लैंग्वेज को ये बना देंगे, उसको इन्होंने उस पे इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि लैंग्वेज के लिए पिच करना ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये पावर दी गई है। आई होप क्लियर हुआ। हेलो, यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ, वहां पे मैं ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ठीक से समझ में आएगा। ओके, सो इसके बाद अब आता है आपका। Sir, I had a question about the right to religion वाला, जो recently UP government ने they banned the conversions of into Muslim, like into Islam on the basis of love. Isn't that a violation of the right? ये बिल्कुल है, ये चैलेंज होगा। That is going to the courts. मैं Yes. ये चैलेंज होगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ। अगर कोई लॉ बनाया है, तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि दैट लॉ शुड नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी अगर आपने लॉ बनाया है, वो फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे और वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे। बट हु विल डिसाइड कि वायलेट किया है, ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट सर और हाई कोर्ट। जी बताइए सर। इसी चीज को सर, और ये जो लॉ है बेसिकली इट्स मोर ऑफ, या मतलब it's like an anti-conversion law. It's not just specific to कि खाली हिंदू से मुस्लिम। मैं आपको यही बता रहा हूँ, देयर इज अ थिन लाइन। मैंने वही आपको समझाया था कि आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहे हो, दूसरी साइड में आपके पास आ जाता है फोर्स्ड कन्वर्जन। अब ये लॉ इंटेंट तो कर रहा है कि हम फोर्स्ड कन्वर्जन को रोक रहे हैं, बट वो यहाँ पे आके किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है नहीं। उस थिन लाइन को भी कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। So that's also according to the law. They say that कि अभी if you want to convert, you have to take permission, give a 2 months notice from the district magistrate. So like it's today, if I want to convert, तो इसका मतलब ये है कि I have to give a 2 months notice, and the magistrate will decide whether I can convert or not. So which is itself, I think, violation. तो ये जो प्रोसीजर है, तो सुप्रीम कोर्ट विल से कि ये प्रोसीजर आपकी फ्रीडम को कर्टेल कर रहा है,
राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन को ये प्रोविजन कर्टेल कर रहा है, तो इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर void. Are you getting my point? Yes, sir. कि सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इशू हो हु विल डिसाइड जुडिशरी विल डिसाइड। तो यहाँ पे आपके पास हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि लॉ मेकिंग की जो पावर है वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। और कहीं पे अगर लगता है कि हमारी प्राइवेसी वायलेट होती है, देन सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। अल्टीमेट इसका कंक्लूजन यही है। आप और मुझे लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जब से गवर्नमेंट आई है बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हमारे देश की सेकुलर वैल्यूज पे अटैक कर रही है, बट सुप्रीम कोर्ट को नहीं लग रहा है। व्हाट वी कैन डू इन दिस सिचुएशन, बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जांपल अब राम मंदिर की आप जजमेंट ले लो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो जजमेंट ही है वो अगेन सेकुलर क्रेडेंशियल्स पे तो अटैक कर ही रही है, माइनॉरिटी के वो अगेंस्ट जा रही है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है। आप जब ये राम मंदिर की जजमेंट आई थी, आप ओवैसी साहब की आप पूरी की पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, जो वो बोलेगा वही हमको मानना है, बट वो फेलेबल इनफेलेबल नहीं है। तो उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चन किए। तो अल्टीमेटली मैं यही बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकली कोई भी मुद्दा उठता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड, एन नंबर ऑफ लोग अपना अपना पॉइंट पिच करेंगे। एज अ रैशनल स्टूडेंट हम किस पॉइंट ऑफ व्यू को माने, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी मैंडेट लेके आई है, तो हमें मानना है सुप्रीम कोर्ट को, व्हाट सुप्रीम कोर्ट से। तो नॉर्मल किसी भी जहां पे ओपिनियन बेस्ड हो, हमें नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ ही जाना चाहिए। क्रिटिसिज्म करना है तो बड़ा बहुत आपको पढ़ के और बहुत स्ट्रांगली जाके क्रिटिसाइज करना होगा। ओके, यस सर, ठीक है ना। तो उसका ही वेट करो। आइए चलो ये देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखिए राइट टू प्रॉपर्टी है क्या। इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था तो हमने लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, बट बाद में हमने क्या किया, बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 हमने इस राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया, और बाद में इसको हमने फंडामेंटल राइट था ये पहले, लेकिन इसको बाद में हमने सिर्फ एक लीगल राइट बना, लीगल राइट। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो जितने भी हमारे देश के फार्मर थे वो लैंड को लेके बड़े इनसिक्योर थे, क्योंकि अंग्रेज आके उनसे लैंड छीन लेते। तो जब हमारे नेशनल मूवमेंट हुए तो गांधी जी ने भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा और भी लीडर ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। तो जितने भी नेशनल मूवमेंट थे वहां पे इन्होंने फार्मर्स को ये एश्योरिटी दी कि लैंड हम जो आपको देंगे वो आपका फंडामेंटल राइट बना देंगे कि कोई भी आपसे आपकी लैंड को छीन ना पाए। बट हुआ क्या, जब 1950s में जैसे ही देश आजाद हुआ तो हमें डेवलप करना था। अब डेवलप करने के लिए लैंड चाहिए, और यहाँ पे लैंड लोगों के पास है। तो होता क्या था, गवर्नमेंट को अगर एक रोड बनाने के लिए लैंड चाहिए, सारे लोगों ने लैंड दे दी और 5 फार्मर यहाँ पे लैंड नहीं दे रहे। अब गवर्नमेंट अगर उनसे फोर्सफुली लैंड छीनेगी, दे फार्मर्स विल गो टू सुप्रीम कोर्ट और दे विल से कि लैंड इज अवर राइट टू प्रॉपर्टी इज अवर फंडामेंटल राइट। सरकार फोर्सफुली नहीं छीन सकती। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को लगा कि यार लैंड एक्वायर करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। बाद में एक कंसेंसस पे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट को लीगल राइट बना दिया गया। अब देखिए होता क्या है, फंडामेंटल राइट ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट है, कोई छीन नहीं सकता। इसकी कुछ एक्सेप्शन होंगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होंगी क्या एक्सेप्शन, बट हम किसी भी लीगल राइट को चेंज कर सकते हैं, लीगल राइट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? बाय लॉ, दूसरा लॉ पास करके, क्योंकि लीगली तो राइट है, लीगल राइट को आप लॉ पास करके कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने फिर लॉ पास किया, ये था 2013 में इन्होंने लॉ पास किया, पूरा बड़ा लंबा चौड़ा उसका नाम था, बट यही था कि क्या था,
लैंड एक्विजिशन एक्ट मैं बोल रहा हूँ, उसको नाम दे रहा हूँ, लैंड एक्विजिशन एक्ट इन्होंने पास किया। तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट बात करता है कि जब आप लैंड को एक्वायर करोगे तो क्या प्रोविजन होंगे। 2013 में कांग्रेस ने पास किया था, उसके बाद 2015 में मोदी जी आए, मोदी जी ने एक नया लॉ लेके आए, पास किया, और लैंड को परचेज करना, गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर करना बड़ा इन्होंने इजी बना दिया। इसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था इस लॉ के अगेंस्ट में, एक व्यक्ति ने लाइव जो मीटिंग थी वहां पे सुसाइड कर दिया, लाइव प्रोटेस्ट। उसके बाद बीजेपी सरकार ने इस लॉ को वापस ही ले लिया। तो आज की डेट में जो हमारा लैंड एक्विजिशन का एक्ट है वो है हमारा कौन सा, ये 2013 वाला। और इससे लैंड को एक्वायर करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये पता है क्या बात करता है इसका, अगर मैं आपको एक प्रोविजन बताऊं 2013 वाला, ये लॉ बोलता है कि 70% फार्मर्स की कंसेंसस चाहिए जब आप लैंड एक्वायर करोगे। एंड ट्रस्ट मी, इंडिया जैसे सिनारियो पे जहाँ पे 33% वोट लेके एक पार्टी देश को रूल करती है, लैंड एक्वायर करने के लिए 70% फार्मर की कंसेंसस बनाना बड़ा डिफिकल्ट। तो लैंड एक्वायर करना बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है हमारे देश में, और उससे फर्क पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो समझ में आया राइट टू प्रॉपर्टी? Yes, sir. ठीक है, अर्लियर इट वाज अ फंडामेंटल राइट, बट बाद में इसको फिर चेंज करके नॉर्मल राइट बना दिया गया। सर वो आई थिंक केशवानंद भारती केस में किया था ना सर? केशवानंद भारती ने बेसिक स्ट्रक्चर दिया था। इट्स वो केशवानंद आपका भारती। वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच में सर। अभी आ रहा है। ये आप साइड बाय साइड मेन इंफॉर्मेशन नोट कर रहे हो या नहीं? यस सर। ठीक है, वो जो मेन इंफॉर्मेशन है वो नोट इसको एक सेकंड जस्ट। ओके, सो नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 32, और ये आर्टिकल बात करता है बेसिकली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बेसिकली इसमें क्या है कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो तो ठीक है, बट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट, तो आप क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाना इटसेल्फ अ फंडामेंटल। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाना इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल। So Article 32 talks about in case of violation of a fundamental right, a person may move into Supreme Court. Itself is a fundamental. तो इसको हम बोलते हैं right to constitutional remedies. ये आपको याद रखना। Article 32. सर या क्या एक चीज पूछ सकता हूँ सर? जी बताइए। सर तो इसी चीज को तो लेकर जैसे अभी रिसेंटली मतलब जो सीजेआई है उन्होंने बोला वी आर ट्राइंग टू डिस्करेज आर्टिकल 32, पेटिशन द आर्टिकल 32। तो मतलब
तो isn't that going to be a challenge in the future? Because क्योंकि आप एक तरफ क्योंकि आर्टिकल 32 is like the bedrock of the entire democracy that we can say, क्योंकि अगर आप ये बोलते हो कि आर्टिकल 32 आप you are discouraging and the Chief Justice of India says that, so don't you think it is a very slippery slope that we are heading into? एक बार आप दोबारा से थोड़ा सा मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट बताना, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था? सर जैसे अभी आर्टिकल 32 के बहुत सारे पिटिशन जा रहे हैं ना सर फॉर वेरियस केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट लगातार इफ यू से कि व्हाई डोंट यू गो टू द हाई कोर्ट, अप्रोच द हाई कोर्ट, और यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जो बार बार बोल रहे हैं, राइट? समझ गया। वो मेन सुप्रीम कोर्ट की कमेंट्री किसके लिए थी, मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आप बात कर रहे हैं कि देखिए ऐसे अब देने जो बोला थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 32, और इस 32 में आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आपका है आर्टिकल 226 से या 4 होगा, 6 ही आई गेस। ये 226 बात करता है हाई कोर्ट जाने की। बट देयर इज अ डिफरेंस, और वो डिफरेंस ये है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही आपका फंडामेंटल राइट है। हाई कोर्ट में जाना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, बट हाई कोर्ट आप जा सकते हो। हाई कोर्ट इस चीज को रिजेक्ट नहीं करेगा, यानी कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। अब इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति प्ली करता है रिट के द्वारा, जब उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो हाई कोर्ट कैन डिनाई, हाई कोर्ट कैन डिनाई टू एक्सरसाइज दैट प्ली, क्योंकि भाई हाई कोर्ट में जाना इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स ऑप्शनल। तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई क्योंकि इट इज अ फंडामेंटल राइट। अब इसमें क्या होता है नॉर्मली, क्योंकि जितने भी डिबेटेबल मुद्दे होते हैं, कई बार क्या होता है हाई कोर्ट वाले उस पे स्टैंड लेने से बचते हैं। हाई कोर्ट वाले कुछ जजेस स्टैंड लेना नहीं चाहते, तो वो उस प्ली को एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं। इसलिए लोग फिर डायरेक्टली कहां पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। इवन अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर कमेंट्री नहीं करना चाह रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें करनी होती है। और ये ही उन्होंने कमेंट्री पास की थी हाई कोर्टों के रोल पे, कि हाई कोर्टों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, रिट्स जो उनके पास आ रही है जजमेंट देनी चाहिए, ताकि हम तक ना आए। आपको मतलब ये ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको उन पे जजमेंट देनी चाहिए। ये बेसिक कॉन्टेक्स्ट आई होप समझ में आया होगा। यस सर, ठीक है ना? तो ये था, क्योंकि अब ये एक एमसीक्यू भी इस पे बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना ही फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 बोल रहा है। हाई कोर्ट में जाना फंडामेंटल राइट नहीं। ओके ओके सर, ठीक है। इसमें एक दो और हैं, और बस दो ही मेन सिग्निफिकेंट है, उसके बाद ज्यादा नहीं। ओके, सो आर्टिकल 33 बेसिकली ये बोलता है कि पार्लियामेंट में restrict the fundamental rights of armed forces। तो पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकता है और उस लॉ के द्वारा वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस में कौन आएगा? आर्मी आएगी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस भी आएगी, और आपकी फिर ये आएंगी बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ। तो पार्लियामेंट इनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तब भी आप देखिए, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन लोगों की एसोसिएशन है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आपको याद होगा एक आई गेस बीएसएफ के कांस्टेबल थे तेज बहादुर,
Yes, sir. उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो थी आपकी बीएसएफ में खाने को लेके। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिस दाल में सिर्फ पानी पानी था और कोई दाल ही नहीं थी, तेज बहादुर। इन्होंने एक्सरसाइज करा अपना राइट कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और उन्होंने अपनी बात को बोला। लेकिन बाद में उनको बीएसएफ से निकाल दिया गया, क्योंकि इन सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इनके पास नॉर्मल लोगों की तरह फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ओके, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो तभी आपने देखा होगा ना, आपने कई बार देखा होगा कि बैंक ऑफिसर्स प्रोटेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट पटवारी प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि पुलिस फोर्सेस वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास फंडामेंटल राइट नहीं है प्रोटेस्ट करने का, कहीं भी जाने का। बहुत सारे इनके फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किए हुए। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स में इतना ही है। आपके पास 2-4 मिनट का टाइम है। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो ज्यादा मैं भी एनर्जी के साथ नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। so, इसमें से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अगर किसी को कोई पूछना है तो यू मे आस्क रिगार्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी लगता है, कोई डाउट है या कोई करंट में इश्यू चल रहा है, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, मैं नेक्स्ट क्लास जो रखूंगा वो करंट अफेयर्स की रखूंगा, सो दैट थोड़ा सा वो भी चल रहा है उसको आप समझ सके। तो एनी डाउट? दो मिनट का टाइम है, कुछ है तो बता दीजिए, अदरवाइज फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स में इतना ही। मेन जो फंडामेंटल राइट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, सबके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, प्लस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड मेन प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशन में किस चैप्टर में है, कहाँ से हमने लिए हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा 5-7 पॉइंट्स वो आपको पता होने चाहिए। और मेन आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मेन इसमें आपका आर्टिकल 19 मेन है, फिर 21A एजुकेशन वाला मेन है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ये 3-4 मेन है, तो इनको ध्यान रखना है। प्लस करंट अफेयर्स में कौन सा आपका न्यूज में, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखते हैं कि अर्नब को जब अरेस्ट किया गया तो फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ये न्यूज में ही था, तो वो आपको उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है जो भी न्यूज में है। मेन ये आपके मेन जीडीपीआई वहां पे ज्यादा आपकी हेल्प करते हैं, मेन इनकी वैल्यूज को लेके कि इंडिया सेकुलर है या नहीं, रिलीजन पे अटैक हो रहा है, सेकुलर वैल्यूज पता होनी चाहिए। फिर व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, और फ्रीडम और डेमोक्रेसी कैसे रिलेटेड है, फ्रीडम कैसे इनोवेशन लाती है, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी की बात कहाँ पे, रिजर्वेशन के इश्यू क्या है। तो मेन उन हार्डकोर इश्यूज को समझने के लिए आपको इनको समझना जरूरी है। तो अभी तो जस्ट हमने ये है ना, ठीक है, बाद में इसको हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइस, आई होप आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास